इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उस पर आपको शायद ही यकीन हो। एरिया 51, इसे हम सामान्य तौर पे इसी नाम से बुलाते हैं। ये इसका एक्चुअल ऑफिशियली नेम नहीं है। इसका रियल नेम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये यूएस के नेवाडा रीजन में मौजूद है। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट जो कि एक रेडियो शो था उसमें एक इंसान रियल टाइम में फ़ोन कॉल में आया था जो कि ये क्लेम करता था कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था, वहाँ का फॉर्मर एम्प्लॉय था। ये सुनिए उसका रिकॉर्डेड क्लिप। Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. That's right. और बीच में फ़ोन कॉल कट हो जाता है और उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं। पर इसकी बातों पे ध्यान दिया आपने? इसने इंटर डायमेंशनल बीइंग्स की बात की। अगर आप गूगल पे एरिया 51 को देखोगे तो वहाँ से कोई कुछ ऐसा दिखेगा। एक इंसान जिसका नाम था बॉब लिजार, वो ये क्लेम करता था कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था। वो एक S4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि वहाँ पर एलियंस के जो व्हीकल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता था और एलियंस के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जो बॉब लिजार था वो ये एक्सपेरिमेंट्स करता था कि एलियंस अपने स्पेसशिप को बिना फ्यूल के कैसे उड़ा लेते थे। उनके हिसाब से स्पेसक्राफ्ट में ऐसा मेटल यूज़ किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट था 115, जो कि अननोन था उस समय 1989 में, और वो ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियंस को स्पेसक्राफ्ट बिना फ्यूल के उड़ सकते थे। और यही नहीं, बाहर का कोई भी मिलिट्री प्लेन को इस एरिया के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता और सैटेलाइट भी कोई लाइव फोटो नहीं खींच सकती। अगर वहाँ सच में मिलिट्री बेस है तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? यहाँ पर कुछ तो मिस्टीरियस है। और ऐसी एक घटना हुई थी रोजवेल में जून 14, 1947। इस दिन कुछ क्रैश हुआ था। जगह थी फॉस्टर रैंच, न्यू मैक्सिको। उसने ये देखा कि वहाँ कुछ क्रैश हुआ है। वो क्रैश वाली लोकेशन पे जाता है और वो उस मलबे को उठाता है। वो पहला इंसान था जिसने क्रैश मटेरियल सबसे पहले देखा था और वो उस मलबे को ले गया था। फिर 3 दिन बाद 7 जुलाई को वो तय करता है कि वो ये मलबे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सौंप देगा। वो गया एक ऑफिसर के पास जिनका नेम था जॉर्ज विलकॉक्स। उसने उनको सब कुछ बताया। फिर जॉर्ज विलकॉक्स ने ये घटना कर्नल ब्लैंचार्ड को बताया जो कि एक यूएस फोर्स के मेंबर थे। फिर वो ये बात अपने ऊपर वाले लोगों तक पहुंचाते रहे। वो इस बात को जनरल रॉजर को बताते हैं कि 20 दिन पहले कुछ क्रैश हुआ था और उसमें से कुछ मलबे मिले हैं। फिर वो ये बात जेसी मार्शल जैसे एक इंटेलिजेंट ऑफिसर को कहते हैं कि तुम वहाँ उस क्रैश साइट पे जाकर इंस्पेक्शन करो कि आखिर वहाँ गिरा क्या है। आपने देखा ये बात कितने सीक्रेटली एक ऑफिसर से दूसरे तक पहुँच रही थी और ये लोग इस चीज़ को पब्लिकली नहीं बताना चाहते थे। जेसी मार्शल जो कि क्रैश साइट पे गए थे वो कुछ इन्फॉर्मेशन जनरल रॉजर को देते हैं। फिर जनरल रॉजर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो कि पब्लिक में इन्फॉर्मेशन सेंड करते थे, वॉल्टर हॉट, उन्हें ये कहते हैं कि पब्लिक में ये न्यूज़ रिलीज़ कर दो कि हमें एक फ्लाइंग सॉसर मिला है। उसके अगले दिन ही 8 जुलाई को न्यूज़पेपर में एक खबर छपने लगी कि रोजवेल आर्मी ने एक फ्लाइंग सॉसर पाया है।
फिर जनरल रॉजर ने जेसी मार्शल को ये बताया कि तुम कुछ मलबों को हमारे ऑफिस में ले आओ और हम इंस्पेक्शन करेंगे कि ये आखिर है क्या। फिर वो उन मलबों को देखने के बाद पब्लिक में ये बताते हैं कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था। इस फोटो को न्यूज़पेपर में रिलीज़ किया गया। फिर उसके अगले दिन 9 जुलाई को न्यूज़पेपर में ये रिलीज़ किया गया कि उस मलबों में थोड़े से रबर स्ट्रिप्स, इन फॉयल और थोड़े से पेपर्स मिले और ये कहा गया कि वो सिर्फ एक वेदर बलून के बदले और कुछ नहीं था। और फिर दुनिया इसके बारे में भूल गई। पर क्या आपको यहाँ कुछ अजीब लगा? पहले दिन कहा गया कि फ्लाइंग सॉसर मिला है और दूसरे दिन फ़ोटो के साथ ये प्रूव किया गया कि सिर्फ वो एक वेदर बलून था। फिर 1947 की इस घटना के 31 सालों बाद 1978 में यूएफओ रिसर्चर स्टैंडन फ्राइडमैन ने जेसी मार्शल का इंटरव्यू लिया। वही जेसी मार्शल जिनको इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। 1917 आते आते जेसी मार्शल रिटायर हो गए थे। इंटरव्यू में उन्होंने बातों बातों में कह डाला कि द रेकेज वॉज डेफिनेटली नॉट अ वेदर बलून। उन्होंने इंटरव्यू में जो लाइन्स कहा वो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। जब मैंने उन टुकड़ों को उठाया तो मुझे लगा कि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं। अजीब सी चीज़ थी वो एक ऐसा प्लास्टिक था जो लोहे से भी ज़्यादा मजबूत था। मैंने वैसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब ये कि जब उस चीज़ को उन्होंने उठाया तो उनके हाथों में कुछ भी फील नहीं हो रहा था। आप किसी चीज़ को उठाते हो तो आपके हाथ में एक सेंसेशन होता है जो आपको बताता है कि आपने कुछ उठाया है। बस बिल्कुल वही चीज़ उन्हें फील नहीं हो रही थी, मानो ये कोई एलियन मेटल हो। इन्होंने कहा इट वॉज नॉट एनीथिंग फ्रॉम अर्थ। यहाँ तक इस लाइन का भी इस्तेमाल किया इन्होंने। मतलब इन्होंने ये बताया कि ये मलबे इस धरती के लग ही नहीं रहे थे। और इन्होंने और ये कहा, इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते मुझे सारे मेटल्स के बारे में पता था जो कि एक वेदर बलून और एयरक्राफ्ट्स में होते हैं, पर धरती की किसी भी चीज़ में मैंने वैसी चीज़ कभी नहीं देखा था। इस इंटरव्यू के बाद स्टैंडन फ्राइडमैन का शक और भी बढ़ गया और उन्होंने और लोगों से इंटरव्यू लिया जो लोग उस घटना से जुड़े हुए थे। लास्ट में उन्होंने पब्लिकली ये कह डाला कि ये बहुत बड़ा कवर अप किया गया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट ब्लू बुक। ये साल 1952 मार्च से स्टार्ट किया गया और 17 दिसंबर 1969 पर खत्म कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस जो कि ओहियो में था। इसके कैप्टन थे एडवर्ड जे रपेल जिन्हें प्रोजेक्ट ब्लू बुक का काम दिया गया था। उनके 2 मकसद थे। पहला ये पता करना कि यूएफओ राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं, और फिर वो एलियंस पे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे। उनके व्हीकल्स को डिटेल में स्टडी करना चाहते थे और हजारों यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया गया और उस पर स्टडी किया गया। जब प्रोजेक्ट ब्लू बुक खत्म हुआ तो उसमें टोटल 12,618 यूएफओ रिपोर्ट्स के डेटा को रखा था और उसको बाद में जला दिया गया ताकि ये सीक्रेट्स किसी को मिले ना, और किसके अंडर ये काम हुआ ये किसी को भी पता नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक एंड शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।